बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब प्यारे स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो स्टूडेंट्स, जब बात हो रही है सैटेलाइट्स की तो समझते हैं सबसे पहले कि सैटेलाइट्स होती क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारा मून है ये हमारी अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। और ये अपना एक ऑर्बिट जो है वो 27.3 डेज़ में कंप्लीट करता है। अब ये जो मून है ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड सैटेलाइट है, नेचर की तरफ से जो हमें तोहफे में मिली है। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नेचुरली ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट, जो हमें अल्लाह ताला ने गिफ्ट दी। इसी तरह बेटा इंसानों ने टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जीपीएस के लिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए, नेविगेशन पर्पस के लिए, एक जगह इंफॉर्मेशन दूसरी जगह ले जाने तक के लिए अपना एक नेटवर्क बनाया, जिनमें उन्होंने दुनिया से बाहर रॉकेट्स के थ्रू बेटा सैटेलाइट्स भेजी, ठीक है। अब ये सैटेलाइट्स क्या हैं? इन्हें हम एक्चुअली कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून तो नेचुरल था, ये तो नेचर की तरफ से गॉड गिफ्टेड था। ये किसने बनाई? इंसानों ने। तो मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी प्लैनेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बेटा सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करें, जैसा कि ये मून यहाँ पर, जैसा कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक हो गई बात? तो आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक। तो सबसे पहले डेफिनेशन बेटा मार्क कर लें। सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इन नियरली सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ के अराउंड या सराउंडिंग में जो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट में मैन मेड ऑब्जेक्ट बेटा मूव करते हैं, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक हो गई बात? दे आर पुट इनटू ऑर्बिट बाय रॉकेट एंड आर हेल्ड इनटू ऑर्बिट्स बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। कैसे बेटा सैटेलाइट्स जाती हैं स्पेस में? थ्रू रॉकेट्स, ठीक है। रॉकेट पर मैंने डिटेल लेक्चर आपको पढ़ाया था, ठीक। और यहाँ पर जो आपके पास ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है बेटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिस वजह से सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करती हैं। द लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट हैव एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब कहता है जो आपके पास लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट हैं उनकी एक्सेलरेशन कितनी होती है? 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब है ग्रेविटी जो है यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। अब आगे लिखा ना टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती थी। तो ये 9.8 बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसे हम जी कहते हैं ना 9.8। ये किसके बराबर है? ए सी के, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि वी स्क्वायर ओवर आर होती है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल पुल, अगर कोई ग्रेविटेशनल पुल ना हो, दे वुड फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ ऑर्बिट। अगर बेटा ग्रेविटेशन पुल ना हो तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, तो जो आपकी सैटेलाइट है वो लॉन्ग टेंजेंट मूव कर जाएगी, लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन जो है, जिस तरह से मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था सेंट्रीपिटल फोर्स में, कि एक बच्चे ने अगर एक डोरी से एक धागे से जो है एक बॉल को बांधा हुआ है और धागा उसके हाथ से छूट जाता है, तो वो बॉल जो है वो जिस पॉइंट पर थी उससे सीधा चली जाएगी, टेंजेंट टू दैट पॉइंट मूव कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें व्हेन द सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, जब सैटेलाइट बेटा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही हो, इट हैज़ एन एक्सेलरेशन वी स्क्वायर ओवर आर। इसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है? वी स्क्वायर ओवर आर, जो कि ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सप्लाइड बाय ग्रेविटी एंड वी हैव। यही मैंने बात की, ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सैटेलाइट के केस में कौन प्रोवाइड करती है, कौन सी एजेंसी या फोर्स है? तो ग्रेविटी। तो जी बेटा किसके बराबर है? ए सी के। तो ए सी होता है वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है जी। अगर आर आपके पास क्या है जी? फासला है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है जी। तो आप लिख लेंगे जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। फिर वेयर वी इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी क्या है जी? ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, ठीक है। एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ,
और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पेपर में एमसीक्यूज आ सकती है 6400 किलोमीटर। फ्रॉम इक्वेशन 3.14 बेटा अब ये जो इक्वेशन है जी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, इसी से हम ये लिख सकते हैं वी इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर आर। कैसे भाई, आर को मल्टीप्लाई करें जी से, जी आर बन जाएगा, जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो वैल्यूज पुट कर दें बेटा, अंडर रूट जी की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ था 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें, इसे हमने ना यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखा है, इस वक्त इसका डेसिमल एंड में था। अगर मैं बेटा इसका इशारिया उठाकर लाऊं यहाँ से 4 के करीब तो मैं कितना डिजिट मूव किया, 1 2 3, लेफ़्ट की तरफ गया तो 10 की पावर प्लस 3 और किलो प्रीफिक्सेस होता है, ये भी 10 की पावर 3 होता है, तो 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 कितना बन जाएगा बेटा, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है 6। तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 6 मीटर। ठीक है, तो 6400 किलोमीटर को हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक, और इसे जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या इसे हम बेटा लिख सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आप नोट कर लें, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, मार्क कर लें, मैंने मार्क किया शॉर्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। बेटा वो मिनिमम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को चाहिए ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है जी, उसे हम क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। वो कितनी है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये बात पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकती है। ठीक हो गया, ये नोट करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बेटा अगर आपके पास सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे तो उसके लिए जो हमारे पास वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में वो होती है 27,000 किलोमीटर पर आवर। ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। अगर बेटा सैटेलाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करे, ठीक है, बेसवी शेप जैसे आपकी आई की शेप है, एग की शेप है, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ उसने इंडिकेट किया, ये तो परफेक्ट सर्कल बन रहा है। बट अगर हम इस वाले को देखें तो ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये एलिप्स बन रहा है। ठीक है, एलिप्टिकल शेप है ये वाली। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए जो सैटेलाइट की बेटा स्पीड है वो 30,000 किलोमीटर पर आवर है। ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। इसी तरह बेटा हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 40,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं, तवज्जो से आपने इन्हें देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, फिर एक और इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं न्यूटन हैड प्रिडिक्टेड अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट 300 ईयर्स अगो। बेटा जो न्यूटन था, आइजैक न्यूटन, आप सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं, जो मशहूर थे जी, न्यूटन का सेब आकर गिरा, बच्चे कहते हैं जी दरख्त ही गिर जाता तो ये आगे की फिज़िक्स बनती ही ना। ठीक है, मज़े करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ज़रा जगाने के लिए था, तो बी अटेंटिव। तो न्यूटन ने क्या कहा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं 300 साल पहले का कंसेप्ट था। क्या उसने कहा था, द अबव फिगर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वेल नॉन बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये जो आपको ऊपर तस्वीर दिखाई जा रही है ना, ये आइजैक न्यूटन की मशहूर और मारूफ बुक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, जिससे उसने न्यूटन लॉज दी, वहाँ से ली गई है ये। तो क्या लिखता है इस बुक में, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजेंटली विद अ पर्टिकुलर स्पीड फ्रॉम अ प्लेस विद अ सफिशेंटली हाई, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। क्या कहता है कि अगर आप जो है किसी सैटेलाइट को हॉरिजेंटली क्या करें, एक ख़ास स्पीड से थ्रो करें एक सफिशेंटली हाई प्लेस, किसी पहाड़ से, किसी ऊंची जगह से, तो वो क्या करेगी, रिवॉल्व करना शुरू कर जाएगी अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो ये पेपर में इंफॉर्मेशन शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए पूछी जा सकती है। अब भाई हम थे यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी पर। क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी थी अर्थ के लिए, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। पेपर में एमसीक्यूज़ आ सकता है। अब बेटा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम पीरियड, कि सैटेलाइट जो है वो अपना एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं। तो देखें, द टाइम पीरियड टी इज़ गिवन बाय, भाई सबसे पहले तो देखें, आप जानते हैं ना बेटा डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, या मैग्नीट्यूड ले लें तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फिर हम टी को लिख सकते हैं टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। ठीक है, ये वी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और आपको पता है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है वो होता है बेटा 2 पाई आर।
तो एस हो जाएगा रिप्लेस 2 पाई आर से, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है, तो टी का फार्मूला आ जाएगा, कैपिटल टी से लिखते हैं टाइम पीरियड को, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी। तो 2 पाई होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर था जी 6400 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय वी हमने अभी कैलकुलेट किया 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर से बेटा किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, पर सेकंड है तो ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा, तो ये बनेगा 5060 सेकंड। या बेटा अगर इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी, यानी कि अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास 84 मिनट्स बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो 84 मिनट्स में सैटेलाइट जो है वो एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है, ठीक है, अराउंड द अर्थ। इफ़ हाउएवर अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ एट डिस्टेंस h मच ग्रेटर देन r अबव द अर्थ सरफेस। अब एक सेकंड केस है, पहले केस में हमने ये पढ़ा है कि सैटेलाइट जो है ना ये अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल नियरली सैटेलाइट मूव कर रही थी, तो जो हमने फासला लिया वो r लिया। अब वो कहता है कि जो सैटेलाइट मूव कर रही है ना वो h हाइट पर है अर्थ की सरफेस से, यानी कि अब दूर है सैटेलाइट, ये लेट से सैटेलाइट है, तो अर्थ का अपना रेडियस r था और अर्थ की सरफेस से लेकर इस सैटेलाइट का फासला h है, तो टोटल फासला बेटा यहाँ पर है कैपिटल R प्लस h, ठीक है, यही उसने लिखा है कि ताहम अ सैटेलाइट जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है डिस्टेंस h मच ग्रेटर देन r अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से वो h फासले पर है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से हम फासला लेते हैं ना, तो ये फासला रेडियस और ये सारी हाइट h, तो टोटल बनेगा r प्लस h। तो यही दिखाया गया है कि h बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू r, ठीक है, और ये आपको v वेलोसिटी दिखाई गई है उस सैटेलाइट की। अब आगे क्या कहता है, वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट दैट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इस केस में उसका इन्वर्स रिलेशन है r प्लस एच के स्क्वायर के साथ। ये मैंने बेटा फार्मूला लिखा है, g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। अब यही बात उसने यहाँ लिखी है, ये बात मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। कौन सी बात, ये देखें, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। कितना था, r प्लस एच था, तो अगर r प्लस एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो g की वैल्यू बेटा कम होगी। अब आगे देखें, द हायर द सैटेलाइट द स्लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड एंड लॉन्गर इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब ये बात अक्सर बेटा पेपर में MCQs आ जाती है और बच्चों को समझ भी नहीं आती कि इसमें क्या रहा है वो, तो तवज्जो से सुनना है। कहता है कि हायर द सैटेलाइट, जितनी हाइट पर सैटेलाइट होगी द लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड, स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने से सैटेलाइट ज़्यादा टाइम लगाएगी अपना एक चक्कर कंप्लीट करने को। अब ये बात कैसे इसने यहाँ पर लिखी है, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में आपको समझाता हूँ कि देखें, जब r प्लस एच ग्रेटर होगा बेटा, इस फार्मूले से देखें, g और r प्लस एच स्क्वायर का इन्वर्स रिलेशन है, r प्लस एच ज़्यादा होगा तो बेटा g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। अच्छा, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी का, v इज़ इक्वल टू √gr, ठीक है, जिसे हम क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं या क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो बेटा इस फार्मूले से अगर r प्लस एच ज़्यादा है, g कम है, तो इस फार्मूले में जब g की वैल्यू कम होगी तो स्पीड क्या होगी, कम। यही बात उसने लिखी है ना कि रिक्वायर्ड स्पीड स्लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड, तो स्पीड क्या हो गई, रिक्वायर्ड स्पीड कम हो गई, एंड लॉन्गर इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो बेटा इस फार्मूले से जो भी हमने टाइम पीरियड का लिखा है 2 पाई r ओवर v, जब v कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो ये ऐसे बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, आप ये नोट कर लेंगे अपने बुक पे। फिर है जी हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी ये एक ही चीज़ है सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है जी, देखें फ्रॉम फिगर 3.12, पहले तो इस फिगर को देखें बेटा, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का मैस कैपिटल M है, ठीक है जी, और यहाँ पर एक सैटेलाइट है और मैस ऑफ सैटेलाइट को स्मॉल m से लिखा और ये 7s बता रहा है सैटेलाइट का है। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है F, और सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का फासला बेटा r रेडियस है, और ये जो हमारे पास सैटेलाइट की टेंजेंशियल वेलोसिटी है बेटा वो v है, ठीक है। ये सारी बातें इसने यहाँ लिखी हैं, पढ़ लेते हैं। शोज अ सैटेलाइट गोइंग राउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, एक सैटेलाइट जो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है। लेट
द मैस ऑफ सैटेलाइट बी एम, जो सैटेलाइट का मैस है वो एम एस है, एंड वी इज़ द ऑर्बिटल स्पीड, और वी बेटा उसकी ऑर्बिटल स्पीड है। द मैस ऑफ अर्थ इज़ एम, द मैस ऑफ अर्थ जो है वो कैपिटल एम है, एंड आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और जो स्मॉल आर है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो हम लिख लेंगे एम एस वी स्क्वायर ओवर आर इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। दिस फोर्स इज़ प्रोवाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। ठीक है जी, इक्वेटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वी है। बेटा अगर जो हमारे पास, जैसे हमने ऊपर केस में देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही थी, इसी तरह यहाँ पर बेटा हमारे पास जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो एफ जी जो है इसका आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फार्मूला पढ़ा है कि कैपिटल जी एम एस इंटू कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। तो बेटा आप जानते हैं जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, एम एस मैस ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ है, और यहाँ आर हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया फार्मूला एफ जी का, और सेंट्रीपिटल फोर्स का आ गया एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब बेटा एम एस से कैंसिल हो गया, एक आर इस नीचे वाले आर से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर रह गया हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। तो देखें मैंने लिख लिया कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर रह गया वी स्क्वायर। तो दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो वी आ जाएगा, वी इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। ठीक है, तो बेटा ये जो क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज़ इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल जी इंटू आर। अब स्मॉल जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अक्सर बच्चों को इसका फ़र्क नहीं पता होता, तो इस चीज़ का ख्याल करना है। ठीक है, ये दोनों एक ही फार्मूलाज हैं। सही हो गई बात। दिस शोज़ दैट द मैस ऑफ सैटेलाइट इज़ अनइम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग सैटेलाइट ऑर्बिट। बेटा इस फार्मूले में देखें कहीं मैस ऑफ सैटेलाइट है? नहीं है। तो आपके पास जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यू है, एक वो डिपेंड कर रही है मैस ऑफ अर्थ पे यानी कि मैस ऑफ प्लैनेट पर, और दूसरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर। ठीक है, थस एनी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर मस्ट हैव द ऑर्बिटल स्पीड गिवन बाय 3.15। इस इक्वेशन से बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनी स्पीड लेस देन दिस विल ब्रिंग द सैटेलाइट थंबल बैक टू द अर्थ। तो अगर स्पीड बेटा कम होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से, और जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो वो सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म नहीं करेगी और वो अर्थ की सरफेस पे दोबारा वापस आ जाएगी। उससे ज़्यादा होगी तो एस्केप भी हो सकती है, बाहर जा सकती है। 7.9 से ज़्यादा जैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो एस्केप वेलोसिटी है कि वो अर्थ के ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर एक हमारे पास है जी टिडबिट्स, इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा। द मोमेंट यू स्विच योर मोबाइल फ़ोन, कहता है कि जिस जगह पर भी आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, योर लोकेशन कैन बी ट्रैक्ड इमीडिएटली, फौरी तौर पर आपकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाती है बाय जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस बेटा एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि 24 अर्थ सैटेलाइट पर बेस करता है, और ये किसी भी प्लेस पर आपकी लोकेशन फौरी तौर पर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि बंदा यहाँ घूम रहा है आपके सेल फ़ोन के थ्रू। ठीक है, फिर जी आपके पास एग्जांपल है बेटा 3.4, इससे ज़रा हम देख लेते हैं जी। पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों एतबार से आ सकती है। एन अर्थ सैटेलाइट इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट डिस्टेंस ऑफ 384,000 किलोमीटर फ्राम द अर्थ सरफेस। अब भाई इस डायग्राम को देखें, ये जो डायग्राम थी बेटा, ये अर्थ की सरफेस थी। अर्थ की सरफेस से लेकर सैटेलाइट का फासला हमने किससे लिखा था बेटा? एच से। ठीक है, तो ये एच आप नोट कर लेंगे, उसने बता दिया है, ये मैंने नोट कर लिया। एच इज़ इक्वल टू 384,000 नहीं है बल्कि 000 है, सॉरी यहाँ पर एक ज़ीरो और ऐड कर लें, किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस। व्हाट इट्स पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन इन अ डे, कहता है कि एक जो इसका चक्कर है कितने दिनों में कंप्लीट होता है। ठीक है, डेज़ में आपने बताना है कि एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करती है। टेक मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ पेपर में एमसीक्यू आ सकता है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ मैंने आपको बताया 6400 किलोमीटर।
तो बेटा सबसे पहले तो हम ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करेंगे सैटेलाइट का, जो कि हमने यहाँ से देखा था। ये स्मॉल और इससे हम लिखते हैं, जो कि कैपिटल R प्लस एच है, इसे हम स्मॉल r से लिखते हैं। ठीक है, तो देखें स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस एच। तो R था 6400 प्लस H था हमारे पास 384000, तो ये बनेगा 390400 किलोमीटर। ठीक है जी, R आ गया। तो सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे टाइम निकालने के लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है v = अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M ओवर R। वैल्यूज पुट करें, G की वैल्यू भी बताइए 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय 390400 किलोमीटर। पुट कर देंगे बेटा। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से। तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 1.025 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, नोट कर लेंगे आप ये वैल्यू। तो इसको जब आप नोट कर लेंगे, अब ये वैल्यू आपके पास आई है वेलोसिटी की, हमें चाहिए टाइम। तो टाइम पीरियड का हमने फार्मूला पढ़ा था, कैपिटल T = 2 पाई R ओवर V। तो 2 पाई होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास है 390400 किलोमीटर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर V। अच्छा, यहाँ V डिवाइड हो रहा है ना, तो उसने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 1 ओवर V है ये। तो V अभी हमने किया 1.025 किलोमीटर पर सेकंड लिख लिया। अच्छा, अब ये सारा आंसर आ रहा है सेकंड में। तो बेटा हमने तो आंसर देना डेज़ में। तो ज़रा इधर देखें, 1 डे में कितने आपके पास आवर्स होते हैं, 24। 1 आवर्स में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 डे जो है वो हमारे पास होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। तो बेटा 1 सेकेंड क्या होगा, अगर मैं 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60 को 1 डे से डिवाइड कर दूँ, तो मैंने यही काम किया, मल्टीप्लाई बाय 1 डे डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 सेकेंड। इस फैक्टर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 1 सेकेंड के इक्विवेलेंट है सारा। तो जब मैं सारे को इकट्ठा बेटे सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर से, तो आंसर आता है 27.7 डेज़। तो 27.7 दिन लगेंगी एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में ऑर्बिटल सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द। ठीक है, फिर एक और इन्फॉर्मेशन है टिडबिट्स में, ये भी ज़रा देख लें, पेपर में MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इन 1984 बेटा 1984 में एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर अबव हवाई आइलैंड with a speed of 29,000 km per hour, Bruce McCandless stepped into a space from a space shuttle and become the first human satellite of Earth। पेपर में MCQ आ सकता है कि फर्स्ट ह्यूमन सैटेलाइट ऑफ अर्थ जो है जी वो कब गया, या उसका नाम क्या था, या बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय फर्स्ट ह्यूमन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो ब्रूस मैकेंडलेस का जिक्र यहाँ पर किया गया है, आप बता देंगे, ये एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर है जी वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। वेटलेसनेस का क्या मतलब है बेटा, वेटलेसनेस कहते हैं कि अपना वज़न फील ही ना होना। अब भाई वज़न तो हमेशा होता है, लेकिन वज़न होता एक्चुअली क्या है, पहले तो वज़न को समझते हैं। देखिए आपने पढ़ा है ना, W = mg। वेट होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बेटा हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही फील ना हो, तो हम कहते हैं हम वेटलेसनेस की स्टेट में हैं। ठीक है, लेकिन वेट भी दो तरह के होते हैं, रियल वेट और अपेरेंट वेट। ठीक है, एक वेट रियल वेट होता है जो कि हमेशा एग्जिस्ट करता है, एक अपेरेंट वेट होता है जो हम कहते हैं कि भाई हमें अपना वेट फील नहीं हो रहा, जबकि हमारा मैस है तो हमारा कुछ ना कुछ तो वेट है ना, लेकिन हमें अपेरेंटली वेट शो नहीं हो रहा होता। तो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट का क्या मतलब है, जब हम रॉकेट से बेटा सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं, तो स्पेस तो ग्रेविटी लेस रीजन है, तो वहाँ पर जो सैटेलाइट है वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है, और इस सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी वेटलेसनेस की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, अब यही हमने समझना है कि क्या उन एस्ट्रोनॉट के ऊपर कोई फोर्स लगती है या नहीं लगती। नहीं लगती तो क्या उसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो यस है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर एक डू यू नो इन्फॉर्मेशन है, योर वेट स्लाइटली चेंजेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर चेंजेस एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द राइड। बेटा कभी अगर आप लिफ्ट में गए हो तो आपने देखा अगर लिफ्ट रुकी भी हो तो आपका वेट अपना फील भी हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो ही लिफ्ट चलनी जाती है ऊपर की तरफ जाती है तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका वेट जैसे बढ़ना शुरू हो गया।
ठीक है, नीचे की तरफ जाती है तो आपका ऐसा लगता है कि जैसे आपका वेट कम होना शुरू हो गया। तो ये जो आपके वेट में चेंजेस आपको फील होती हैं ये एक्चुअली अपेरेंट वेट है। ठीक है जी, तो बेटा ये एक तो आप बात नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। दोबारा एक दफ़ा देख लें कि योर वेट स्लाइटली चेंजेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर चेंजेस एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ राइड, नॉट ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द राइड व्हेन दैट वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो कहता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप रुके हुए रेस्ट में हैं, तो आपका जो वेट है वो एक्चुअली रियल वेट है जो आपको फील हो रहा है। लेकिन जब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो तब जो आपका वेट है वो आपका रियल वेट नहीं है, वो आपका अपेरेंट वेट है। ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा वेट वज़न बढ़ गया। नीचे की तरफ आ रही है तो आपको ऐसा लग रहा है मैं हल्का हो गया, मेरा वेट कम हो गया, जबकि आपका मैच तो वहीं खड़ा होता नहीं है आप। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिएगा MCQs पर्पज़ के लिए। तो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को देखते हैं जी। व्हेन अ सैटेलाइट इज़ लॉन्च बाय अ रॉकेट इन द डिज़ायर्ड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। भाई जब हम सैटेलाइट को रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में भेजते हैं अपनी मर्ज़ी के ऑर्बिट में, जहाँ पर हम उस अर्थ सैटेलाइट को भेजना चाहते हैं, देन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली डैट एवरीथिंग इनसाइड द सैटेलाइट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। तो ऑब्ज़र्व ये किया जाता है प्रैक्टिकली कि उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी वेटलेसनेस की कंडीशन में हैं, बिकॉज द सैटेलाइट इज़ एक्सलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्योंकि जो सैटेलाइट है वो एक्ट कर रही है बेटा फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमने पढ़ा था कि गलीलियो का फ्रीली फॉलिंग बॉडी का कंसेप्ट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी AG के बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और फ्रीली फॉल का मतलब है कि उस वक्त उसके ऊपर जो है कोई फोर्स नहीं लग रही। अब ये चीज़ हमने यूँ समझे कि मैथमेटिकली प्रूव करके दिखानी है। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस कैपिटल M। बेटा एक सैटेलाइट है, ठीक है जी, ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका मैस कैपिटल M है, रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस R अराउंड द अर्थ। ये बेटा अर्थ है। ठीक है, यहाँ से लेकर इस सैटेलाइट तक का फासला R रेडियस है। आपको पता है कि एक सर्कल में किसी भी पॉइंट का फासला रेडियस ही होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला R दिखाया गया है। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मैस M इनसाइड द सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल जी एक एस्ट्रोनॉट है, इसके अंदर खड़ा हुआ है, सैटेलाइट का मैस कैपिटल M है, ये ख्याल करना है, और इस पर्सन का मैस स्मॉल m है। ठीक है, इस केस में सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द सैटेलाइट। इसने ना एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है अपने आप को, सैटेलाइट की छत से एक स्प्रिंग बांधा हुआ है और उसे पकड़ा हुआ है। आप ये समझ लें क्या किया हुआ है कि सैटेलाइट जो है उसकी छत से, उसकी सीलिंग से एक स्प्रिंग बांधा हुआ है और स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है इसने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है तो स्प्रिंग में तो टेंशन होगी, तो इसका मतलब एक फोर्स इसके वेट की हो गई, एक फोर्स टेंशन हो गई, या नॉर्मल फोर्स उसे हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखें, a body of mass M inside the satellite suspended by a spring balance from the ceiling of the satellite is under the action of two forces। मैंने कहा ना दो फोर्सेज हैं, कौन कौन सी? That its weight mg acting downward, इसका वजन बेटा कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। while the supporting force called normal force, जो टेंशन कह लें या FN कह लें, नॉर्मल फोर्स और टेंशन एक ही बात है, दोनों ही लिखी हुई है यहाँ। इन द स्प्रिंग एक्टिंग अपवर्ड। बेटा ये जो पर्सन है जिसने अपने आप को एक स्प्रिंग से बांधा हुआ है, स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है जो कि सीलिंग के साथ अटैच है, इसका वेट डाउनवर्ड है mg, और इसके ऊपर लगने वाली टेंशन या नॉर्मल फोर्स या FN लिखी गई है वो अपवर्ड है। ठीक हो गया। As shown in figure 3.13, their resultant force is equal to the centripetal force required by mass which is acting towards the center of earth as experienced as। अब यहाँ पर जो centripetal force है वो रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का। अब मुझे ये बताएं कि ये बंदा ऐसा तो नहीं है कि सीलिंग जिसको पकड़ा हुआ है ऊपर जाता जा रहा हो, नहीं, ये रुका हुआ है एक जगह पर। इसका मतलब यहाँ पर जो डोमिनेट फोर्स है वो इसके वेट की है, जो कि डाउनवर्ड लग रही है। तो बेटा हम जब सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे mg डोमिनेट कर रहा है माइनस FN। ठीक है, तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आ जाएगी वेट माइनस नॉर्मल फोर्स। ठीक हो गया, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो मैंने वेट को पॉजिटिव साइन असाइन कर दिया, नॉर्मल फोर्स को नेगेटिव साइन असाइन कर दिया। ठीक हो गया, अपोजिट दिखाने के लिए। तो FC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जी mv²/r। तो बेटा यही पुट कर लिया यहाँ, mv²/r इज इक्वल टू mg माइनस FN। ठीक है,
It may be noted that the centripetal force responsible for the revolution of satellite around the earth, कहता है कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सैटेलाइट की रेवोल्यूशन की, कि सैटेलाइट जो है वो घूमती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। ऐसा ही है ना। तो देखें यही बात हमने पढ़ी थी कि FG प्रोवाइड कर रहा है। तो FG फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी जी। अब मैस ऑफ सैटेलाइट कैपिटल M था तो हम लिखेंगे कैपिटल M इंटू जी इज इक्वल टू, और मैस ऑफ सैटेलाइट कैपिटल M था तो हम लिखेंगे कैपिटल M V²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो बेटा M से M कट गया तो G इज इक्वल टू V²/r आ गया। अब भाई इधर देखें जो फैक्टर था सेंट्रीपिटल फोर्स का M V²/r, यहाँ पर ये जो V²/r लिखा हुआ है बेटा मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ G से, तो ये बन जाएगा mg। तो यहाँ आ गया देखें mg इज़ इक्वल टू mg माइनस fn को बेटा इधर ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगा, और mg ये वाला mg इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो mg माइनस mg से mg कट गया, fn क्या हो गया 0। तो भाई जो नॉर्मल फोर्स थी या टेंशन थी स्प्रिंग में वो तो ज़ीरो आ रही है, जबकि हम जब अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को लटकाएं या बांधे तो वहाँ पर टेंशन ज़ीरो नहीं आती। इसका मतलब ये इस बात का सबूत और प्रूव है कि जो ग्रेविटी थी या आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, और यहाँ पर जो टेंशन या नॉर्मल फोर्स थी वो ज़ीरो है और ऑब्जेक्ट हमारा वेटलेसनेस की कंडीशन में है। दिस शोज दैट द सपोर्टिंग फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इनसाइड द सैटेलाइट इज़ ज़ीरो। भाई जो सपोर्टिंग फोर्स थी वो तो अगर वो इस वक्त अर्थ पे होता तो वो तो फील होती और उसकी वैल्यू भी होती, लेकिन इनसाइड सैटेलाइट वो ज़ीरो है, इसका मतलब वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है। देयरफॉर द बॉडीज़ एज वेल एज द एस्ट्रोनॉट्स इन अ सैटेलाइट फाइंड देमसेल्व्स इन द स्टेट ऑफ अपेरेंट वेटलेसनेस। अब ऐसा नहीं है बेटा कि उनका वज़न ज़ीरो हो गया, मैस वो रखते हैं, बट जो उन पर लगने वाली टेंशन थी जिसे हम अपेरेंट वेट कहते हैं तो वो अपेरेंटली वेटलेसनेस की कंडीशन में है। अब ये आपकी तस्वीर दिखाई गई है, एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इनसाइड द कैबिन ऑफ स्पेसशिप। जो बेटा इसकी स्पेसशिप है इसमें ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, क्योंकि ये इस वक्त वेटलेसनेस की कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन इसका रियल वेट है बट अपेरेंटली ये वेटलेसनेस की कंडीशन में है। ओके, अच्छा फिर एक चीज़ यहाँ पर जो है स्किप ना हो जाए, मैंने मार्क की हुई है ये पेपर में बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैन यू टेल, क्या टेल जी ज़रा पढ़ें इसको। व्हेन अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज रैपिडली व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ वाटर डज नॉट फॉल आउट इवन इफ़ द बकेट इज़ इन्वर्टेड एट द मैक्सिमम हाइट, वाई इज़ इट सो। आपने बेटा कभी YouTube फेसबुक पर रील्स देखी होंगी कि कुछ टीचर्स प्रोफेसर हजरात जो हैं वो एक कार्डबोर्ड लेके उसमें 4 जगह पर सुराख रख के धागे से बांध के उसमें एक भरा हुआ गिलास रखते हैं पानी का और उससे फिर घुमाते हैं। जब उसे घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि जब गिलास टॉप पोजीशन पे जाता है तो उससे पानी नीचे नहीं गिरता। एक्चुअली बेटे यहाँ पर खूबसूरती है सेंट्रीपिटल फोर्स की जो कि ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से बैलेंस है कि वो पानी जो है जब वो टॉप पोजीशन पर है तो वो नीचे नहीं गिरता, ग्रेविटी का यहाँ असर नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी इस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। और आपने पढ़ा है कि पानी जो है वो चाहता है कि मैं उस जो आपका गिलास का बॉटम है उसके साथ स्टिक रहूं, जब वो गिलास टॉप पर है चुपका रहूं, ठीक है, तो वो नहीं गिरता। लेकिन जो ही ग्रेविटी कम या ज़्यादा होती है तो इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं होती और वो पानी फौरी नीचे गिर जाता है। तो ये आपको चीज़ यहाँ पर समझानी थी मैंने, आप नोट कर लेंगे। फिर हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अच्छा, ये जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा ये अलग अलग भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs मार्क करवा रहा हूँ इनमें से कुछ भी पेपर में आ सकता है। तो आपने चीज़ों को समझना है, तवज्जो से याद करना है। FSC लेवल में MCQs कहीं से भी पूछा जाता है, तो इसलिए बुक की एक एक लाइन एक एक चीज़ को तवज्जो से समझना और पढ़ना है, ठीक हो गया। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है भाई? अभी हमने पढ़ा वेटलेसनेस इन सैटेलाइट कि अपेरेंट वेट जो है वो सैटेलाइट में क्या हो जाता है जी, या जिसे हमने टेंशन कहा वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है।
हर चीज़ वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। तो अब एस्ट्रोनॉट ने कोई फंक्शन प्रोवाइड करना है, कोई टास्क करना है, तो वो तो स्टेबल ही नहीं है, कैसे करेगा? तो बेटे वहाँ पे हम जनरेट करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे बनती है? ये जो सैटेलाइट है ना, एक तो ये ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है, इस डायग्राम से बात समझ आएगी। सैटेलाइट और सर्कुलर ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है अराउंड द अर्थ। लेकिन अगर बेटा इसी सैटेलाइट को इसके अपने एक्सिस पे रोटेट करवाना शुरू कर दिया जाए या स्पिन करवाना शुरू कर दिया जाए, तो इसकी स्पिन मोशन की वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनती है। ठीक है, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस देयर विल बी नो फोर्स दैट विल पुश एनी बॉडी टू एनी साइड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। कहता है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में वेटलेसनेस की कंडीशन में कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो ऑब्जेक्ट को पुश करे किसी भी साइड पे स्पेस क्राफ्ट के या स्पेसशिप में। इफ़ दिस स्पेस क्राफ्ट इज़ टू स्टे इन द ऑर्बिट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, द वेटलेसनेस में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एस्ट्रोनॉट प्रेजेंट इन द स्पेस क्राफ्ट। कहता है कि अगर ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए ऑर्बिट करती जाए, ठीक है जी, अराउंड द अर्थ, तो ये जो वेटलेसनेस है ये तो एस्ट्रोनॉट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी और वो अपना डिज़ायर्ड पर्पस जो भी है वो काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होगा। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाता है? टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेस क्राफ्ट। तो कहता है कि भाई स्पेस के अंदर हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दिस कुड इनेबल द क्रू ऑफ स्पेस शिप टू फंक्शन इन द ऑलमोस्ट नॉर्मल मैनर। तो कहता है कि इसकी वजह से जो आपका स्पेस क्रू मेंबर्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो अपना डिज़ायर्ड फंक्शन बड़ा इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर दिस सिचुएशन टू प्रिवेल, इस सिचुएशन से बचने के लिए द स्पेसशिप इज सेट इनटू रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। मैंने कहा ना कि हम स्पेसशिप को रोटेट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई गई है। तो इस सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं। एक तो ये अर्थ की ग्रिड जो है ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है, और एक इसे ही हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं, स्पिन करवाते हैं। ठीक है, द एस्ट्रोनॉट देन इज प्रेस टूवर्ड द आउटर रिम। तो जो एस्ट्रोनॉट है ना वो आउटर रिम की तरफ पुश होते हैं, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फ्लोर, और उनके कदम जो हैं वो फिर जो सैटेलाइट की सरफेस उससे टच होते हैं। और स्पेसशिप, ठीक है, जो स्पेसशिप है इन विच द सेम वे ऑन द अर्थ, जैसे वो ज़मीन पे हम खड़े रहते हैं। तो आप देखें हम एक रिलेशन ड्राइव करने लगे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें सैटेलाइट को चाहिए, ठीक है, जिससे हम इसको क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी से इसको रोटेट करवाएंगे इसी के एक्सिस पर। तो देखें, कंसीडर अ स्पेस क्राफ्ट ऑफ द शेप एज शोन इन फिगर 3.14। ये बेटा एक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है जी। द आउटर रेडियस ऑफ द स्पेस क्राफ्ट इज़ कैपिटल आर। जो इसका आउटर रेडियस है वो बेटा हमारे पास कैपिटल आर है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कैपिटल आर है। इट रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन सेंट्रल एक्सिस। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस पर ये रोटेट कर रही है, ठीक है। विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़, भाई हमने एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ी थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन था कि ए सी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन ए सी है, ठीक। तो ए इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर का हमने फार्मूला पढ़ा था। तो ए जो है ना इसके साथ सी लगा रहा हूँ, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो बल्कि यहाँ पर ना ये छोटी सी मिस्टेक भी है, यहाँ इसको एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, इसको काट के लिखें आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए सी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फॉर्म में। आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन एंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो ए सी इज़ इक्वल टू, अब आर यहाँ पर आउटर रिम का कैपिटल आर था तो कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर। बट वी नो डैट जो ओमेगा होता है बेटा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास होती है 2 पाई एफ या 2 पाई ओवर टी लिखते हैं। तो 2 पाई ओवर टी वेयर टी इज़ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ स्पेस। तो पुट कर दें इसे, ए सी इज़ इक्वल टू कैपिटल आर, ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई ओवर टी होल का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। और ऊपर देखें तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर, तो बन जाएगा r इंटू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अच्छा, फिर मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, तो f इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी, देयरफॉर जो 1 ओवर टी स्क्वायर है वो f स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये बन जाएगा ए सी इज़ इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमें चाहिए f स्क्वायर, तो r 4 और पाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे इधर, तो f स्क्वायर आ जाएगा ए सी ओवर
4 पाई स्क्वायर आर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो बेटा एफ आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ए सी ओवर आर। एज डिस्क्राइब्ड अबव द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे उसने लिख दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये इसी। तो अब आपने पढ़ा है ना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो आपके पास ग्रेविटी है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परफॉर्म करती है। तो ए सी की जगह हम जी लिख लेंगे, ए सी इज इक्वल टू जी। तो ये फार्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। तो बेटा ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे हमने उस सैटेलाइट को रोटेट करना है। व्हेन द स्पेसशिप रोटेट विद दिस फ्रीक्वेंसी द आर्टिफिशियल ग्रेविटी लाइक द अर्थ प्रोवाइड टू द इनहेबिटेंट्स द स्पेसशिप। इनहेबिटेंट्स रिहायशी जो हैं स्पेसशिप के, यानी कि एस्ट्रोनॉट, उन्हें ऐसी ही ग्रेविटी मिलेगी जैसे अर्थ पर मिलती है। तो ये आपको एक आउटर लुक दिखाया गया है स्पेसशिप का। द सरफेस ऑफ रोटेटिंग स्पेसशिप पुशेस on an object with which it contact and thereby provide the centripetal force needed to keep the object moving in circular path। तो क्या कहता है कि जी जब हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं, सैटेलाइट को अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं, तो वो जो पर्सन है वो सैटेलाइट के साथ जो कांटेक्ट है पुश होना शुरू हो जाता है, और ग्रेविटी यहाँ पर बेटा जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है, जिसकी वजह से वो बंदा अपने जो भी काम है उन्हें सर अंजाम दे देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अर्थ पर खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मार्क कर लें अगेन, ये लेक्चर बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर स्टिल बेटा किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस करना है। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।